फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। आज हम लोग जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं दैट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज़ है, बहुत सारी फार्मूलाज भी है और कुछ ऐसी भी होंगी जो बाकी चैप्टर के साथ लिंक्ड हो। ठीक है, तो ये चैप्टर को बहुत ध्यान से करना बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट। सो लेट्स स्टार्ट विद MCQ नंबर 1। MCQ नंबर 1 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अ मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.02 kg मास वाया स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर एन आइडियल पुली। तो देखो यहाँ पे एक मास है, ये वाला जो मास है वो इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ सपोज B। ओके, तो अ ब्लॉक ऑफ एरिया बेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे एरिया जो कॉन्टैक्ट में है सरफेस के, इट इज़ गिवन टू बी 0.2 मीटर स्क्वायर। ओके, उसको कनेक्ट किया हुआ है 0.02 kg मास के साथ। ठीक है, तो ये वाला मास जो उसको खींच रहा है, चलो अगर ये इसको खींचेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स F इज इक्वल टू mg। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू मास कितना है 0.02 इंटू जी करेंगे तो क्या मिलेगा, वी हैव टू टेक 9.8 बट हम लोग 10 लेंगे तो भी चलेगा बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डू बिग कैलकुलेशंस। ओके, चलो भाई ये फोर्स लगा। अ लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना ए और फिल्म के बीच में, यानी सरफेस के बीच में एक पतली सी फिल्म है। फिल्म यानी कैसी फिल्म, इट इज़ अ लिक्विड फिल्म। ओके, जिसकी थिकनेस है 0.06 mm, यानी इमेजिन करो कि ऐसा एक टेबल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिक्विड डाल दिया और लिक्विड के ऊपर हम लोगों ने ब्लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक को हम लोग पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर ब्लॉक, ओके, विच इज हैविंग ए 0.02 kg मास। ठीक है, सो एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, फोर्स इज 0.02 इंटू 10 दैट गिव्स 0.2 न्यूटन। ओके, फिल्म की थिकनेस दी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थिकनेस डेल्टा एक्स, या अभी के लिए मैं एक्स लिख देता हूँ। The value of x is given to be 0.6 mm. 0.6 mm means 0.6 into 10 is to minus 3 meter. When released, the block moves to right side with a constant speed of 0.17 meter per second. यानी ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ये जो कांस्टेंट स्पीड यानी उसकी v दी है हमको 0.17 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद करो, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फोर्स इज लाइक दिस। ओके, इक्वेशन विच रिलेट्स viscous force and coefficient of viscosity is given by the formula F is equal to eta A dV by dx। ओके, या फिर जस्ट वी कैन राइट V by x। ओके, V by x भी हम लोग लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ये जो ईटा है, ईटा की वैल्यू हो जाएगी F by A इंटू V by x। ठीक है, अब देखो F हमको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। ओके, F इज गिवन टू अस, इट इज 0.2 न्यूटन। ओके, देन एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, आपको वेलोसिटी भी पता है 0.17 दिया हुआ है। ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 0.6 इंटू 10 इज टू माइनस 3। अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, ये 0.2 तो कट हो जाएगा। ओके, समथिंग 3 के अराउंड आंसर आना चाहिए, सारे ऑप्शन 3 के आसपास ही है। 3 पॉइंट समथिंग, देखो यहाँ पे भी 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भी 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भी 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3.45 के अराउंड ही होगा। और ये 10 is to minus 3 है, तो आई विल प्रीफर दिस आंसर। ठीक है, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.7 करके कुछ कैलकुलेशंस करो तो शायद यही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज MCQ नंबर 1। अब देखते हैं MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 2 में ये दिया हुआ है, देखो ये रेन ड्रॉप्स वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं या फिर मर्क्यूरी ड्रॉप वाले या फिर कोई भी दो ड्रॉप आपको दिए हो, क्वेश्चन में ये बोल देते हैं कि ये दो ड्रॉप्स को मर्ज करके एक नया ड्रॉप बन रहा है। ठीक है, तो जो नया ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उसका चार्ज क्या होता है। इस केस में पूछा हुआ है कि अभी दो मर्क्यूरी के स्फीयर्स है, व्हेन दे मर्ज ईच अदर, और वो अगर सिंगल ड्रॉप बन जाता है, हमको ये फाइंड करना है रेशियो ऑफ टोटल एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। ओके, यानी पहले मान लो मर्क्यूरी के दो स्फीयर्स अलग अलग हैं, वो दोनों स्फीयर्स मिल जाते हैं, एक बड़ा स्फीयर बन जाता है,
तो पहले एनर्जी कितनी थी और बाद में एनर्जी कितनी है, उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो देखते हैं, देखो भाई 2 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ ईच ऑफ रेडियस आर। सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी हैविंग रेडियस आर, ये दूसरा ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी विच इज ऑल्सो हैविंग रेडियस आर। ओके, ये दोनों मिलके एक ऐसा ड्रॉप बन जाता है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग सबसे पहले ढूंढ निकालेंगे। सी यहाँ पे ये 2 रेन ड्रॉप्स हैं। ओके, तो 2 रेन ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम है एक स्फीयर का। ऐसे यहाँ पे 2 स्फीयर्स है तो लिखेंगे इंटू 2 इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, इसमें ये 4/3 पाई सब कुछ कट हो जाएगा। अगर दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं वी गेट आर 2⁻⁴ इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड कैपिटल आर। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई टोटल एनर्जी पहले कितनी थी। देखो पहले एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड एरिया इज लाइक दिस, दैट एनर्जी U इज इक्वल टू T डेल्टा A या फिर T सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो इनिशियली टोटल एरिया कितना होगा, तो वी कैन राइट इनिशियली टोटल एरिया है 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। अभी ये मत बोला 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। यहाँ पे 2 स्फीयर थे इनिशियली, इसलिए लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, फाइनली पहले इनिशियली एनर्जी देख लेते कितनी होगी। तो फॉर इनिशियल एनर्जी यू आई कितना होगा, इट विल बी सरफेस टेंशन इनटू 8 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं फाइनली टोटल एरिया कितना होगा। फाइनली द टोटल एरिया विल बी 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक ही स्फीयर बन जाता है फाइनली, इसलिए लिखेंगे सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली एनर्जी कितनी होगी, वी कैन राइट UF इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। सो वी गॉट 2 इक्वेशंस। इनिशियल एनर्जी का इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 विच गिव्स द इनिशियल एनर्जी, इक्वेशन नंबर 2 गिव्स द फाइनल एनर्जी। ठीक है, हमको करना क्या है, सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर यानी इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मैं 1 एंड 2 को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह बना देते हैं, अगर मैं 1 एंड 2 को डिवाइड कर दूँ तो मिलेगा U इनिशियल बाई U फाइनल विल बी 8 पाई आर स्क्वायर टी, 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। इसमें से कट होगा टी, पाई भी, और ऊपर आ जाएगा 2। तो आंसर कुछ ऐसा होगा 2 आर का स्क्वायर। देखो आर के स्क्वायर में अगर मैं इसका स्क्वायर करके लिख देता हूँ, ओके, पहले आर स्क्वायर को स्मॉल आर स्क्वायर, हम लोग को स्मॉल आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करके अगर मैं लिख दूँ तो क्या मिलेगा, विल गेट आर स्क्वायर 2⁻²। देखो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 2/3, ये आर स्क्वायर स्क्वायर भी कट हो गए। देन फाइनली वी विल गेट U इनिशियल बाई U फाइनल इज इक्वल टू 2⁻1 माइनस 2/3, दैट गिव्स 2⁻1/3। तो अगर 2⁻1/3 ऊपर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2⁻1/3 इज टू 1। सो अवर आंसर विल बी B, that is 2⁻1/3 is to 1. Okay, so this was MCQ number 2. Okay, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, मान लो कैपेसिटेंस में आया, पोटेंशियल में आया, कहीं पे भी अगर ये MCQ आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रेडियस। ठीक है, पहले रेडियस का रिलेशन फाइंड कर दो और उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, एक विस्कस फ्लूइड है और वहाँ पे ये 2 स्फीयर्स जा रहे हैं। ठीक है, द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फॉलिंग ब्लॉक विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये जो ब्लॉक गिर रहा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर मेरे बाजू में मेरा जो इमेज है उसके बाजू में आपको एक लिंक दिख रही होगी
जिसमें आपको टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला मिल जाएगी, ठीक है। सो वो वीडियो देख लो तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन वी कैन गो फॉर दिस इक्वेशन। अ स्फीयर ऑफ मास m and radius r are falling in viscous fluid, the टर्मिनल वेलोसिटी किसके साथ प्रोपोर्शन में होगी ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, इट इज 2/9 r² g by eta रो माइनस रो जीरो। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वेशन से ये पता चलता है दैट Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर समझ में नहीं है तो अभी बोल रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने बताया मेरे इमेज के बाजू में ही देखो, आजू बाजू एक लिंक दिख रही होगी, उसके ऊपर जाके क्लिक करो, यू विल गेट अ न्यू वीडियो विच इज़ टोटली ऑन टर्मिनल वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। सो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 7, अ होल इज मेड इन द बॉटम ऑफ टैंक हैविंग वाटर, ठीक है। जैसे मान लो ये एक टैंक है, ओके, टैंक में पहले पानी भर देते हैं। सपोज वाटर फिल्ड इनसाइड द टैंक, और एक होल कर दिया हम लोगों ने बॉटम पे। तो एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट पे एक होल है, अगर वहाँ पे होल बना दिया तो क्या होगा, वाटर विल कम आउट। यहाँ से ऐसे पानी बाहर आएगा, सॉरी, यहाँ से ऐसे पानी बाहर आएगा। तो टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज 380 m। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, यानी ऑफ कोर्स ये पानी की वजह से जो प्रेशर होगा वो दिया हुआ है 380 m। ओके, 180 m का रिलेशन भी दिया हुआ है। When the velocity of water flowing out from the, then the velocity of the water flowing out from the hole, होल में से जो पानी बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच द फ्लूइड विल कम आउट। अब देखो अकॉर्डिंग टू टॉरिस-इलीज लॉ, ठीक है। अभी टॉरिस-इलीज लॉ क्या होता है वो देखो भाई, मेरे इमेज के बाजू में ही आपको एक लिंक दिख रही होगी, वो लिंक पे जाओ, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉरिस-इलीज इक्वेशन, ठीक है। अभी भी मैं बता देता हूँ टॉरिस-इलीज का इक्वेशन क्या है कि अगर h हाइट तक पानी भरा हो तो पानी जो बाहर आएगा वो वाटर की वेलोसिटी जो है √2gh। ओके, h हाइट तक अगर पानी भर देते हैं तो जो पानी बाहर आएगा होल में से उसकी वेलोसिटी ये होती है, ठीक है। इट इज इक्वल टू √2gh एंड इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम हाइट h। यानी इमेजिन करो h हाइट से अगर हम लोग एक स्टोन को फ्री फॉल करा देते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी अगर 0 है तो इन दैट केस जब वो पत्थर नीचे गिरेगा h हाइट कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी भी इतनी ही होगी, इट विल बी v इज इक्वल टू √2gh। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 2 और g तो हमको सबको पता ही होता है, बट h नहीं पता, ठीक है। h क्या होता है, इट इज़ द हाइट, कितनी हाइट है हमको नहीं पता, बट ये दिया हुआ कि इस पॉइंट पे प्रेशर है 380 m। अब ये बताओ प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है, P माइनस पी ए इज इक्वल टू h रो जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, देयरफॉर P इज इक्वल टू पी ए, फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे जो प्रेशर है वो 380 m है, एटमोस्फेयर का प्रेशर कितना होता है 180 m। ओके, ये 80 m के टर्म्स को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁵ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू h नहीं पता, रो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ ऑलवेज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और g का वैल्यू भी होता है, जी तो हमको पता ही है 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बिकम 10⁴, यहाँ पे है 10⁵, तो वी गेट 20 हो जाएगा। देखो सब कैलकुलेशंस के बाद हाइट हो जाएगी 20। अगर ये 20 हम लोग इधर डाल देते हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा √2g यानी 10 और हाइट है 20, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। सो इन दैट केस √400 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 20 मीटर पर सेकेंड। नन ऑफ दिस टिक करके मत आ जाना। ओके, √400 इज इक्विवेलेंट टू 20। ओके, सो दिस वाज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी उसके जैसा ही है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन। 2 spherical soap bubbles of radii R1 and R2 in vacuum combined under isothermal conditions। देखो अभी isothermal condition में combine हो अगर ड्रॉप तो क्या होगा वो ध्यान रखना, क्या होता है उसके अंदर। सी whenever 2 soap bubbles combine isothermally, isothermal प्रोसेस में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो ये वाले केस में वी कैन से जो रेडियस होगा फाइनली दैट विल बी r इज इक्वल टू रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इन दिस केस देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम हो जाएगी। टोटल इनिशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, इट विल बी 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितनी होगी। देखो अभी यहाँ पे ये जो सोप बबल्स थे, सॉरी यहाँ पे दिस इज नॉट द इनिशियल एनर्जी इतनी थी, दो अलग अलग ड्रॉप्स हैं, तो 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस इंटू टी प्लस टी इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एक ही ड्रॉप बन गया इसलिए। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू टी इंटू ए, यानी सरफेस टेंशन को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ एनर्जी, और वही हम लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, एनर्जी जो है वो टेंशन इंटू एरिया, यहाँ पे भी टेंशन इंटू एरिया, राइट हैंड साइड भी टेंशन इंटू एरिया। यहाँ पे 4 पाई टी कट हो जाएंगे, तो फाइनली हमको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, इट विल बी r इज इक्वल टू रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और आंसर विल बी रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सरफेस टेंशन के ऊपर एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1, ρ2 एंड ρ3 हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। तीनों का सरफेस टेंशन सेम है बट डेंसिटीज आर डिफरेंट। ओके, राइज टू सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। ओके, तीनों की ऑफकोर्स अगर डेंसिटीज अलग अलग है तो हाइट भी अलग अलग ही होगी। एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हुए θ1, θ2 एंड θ3। ठीक है, दीज आर द 3 एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑबे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन इज रिमेन ट्रू। ठीक है, ये जो इक्वेशंस दिख रहे हैं उसमें से कौन सा इक्वेशन सही बैठेगा ये वाली कंडीशन के लिए, ऐसा हमको फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है राइस का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हियर वी कैन से हाइट इज इंक्रीजिंग। अगर हाइट बढ़ रही है यानी मीनिंग ये होगा दैट वो जो मेनिस्कस है वो कुछ ऐसा होगा कॉनकेव। अगर ये कॉनकेव बनता है तो एंगल जो भी थीटा बनेगा वो हमेशा 90 से कम होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम हो वैसे ऑप्शंस कितने वो देख लेते हैं पहले। तो 90 डिग्री से कम हो, देखो ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है। ओके, ये भी आ सकता है। अब देखो कंडीशन क्या है, डेंसिटीज ρ1, ρ2 एंड ρ3 है। ठीक है, अब डेंसिटीज के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे ये एंगल को। सी फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू h ρg r बाई 2 cos थीटा। सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला है उसके लिए भी अभी आपको मेरे इमेज के बाजू में एक लिंक दिख रही है। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करो, यू विल गो टू अ न्यू वीडियो इन विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, इसमें r क्या होता है, r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो इज द डेंसिटी वगैरह सब आपको पता चलेगा। तो अब ये इक्वेशन में टेंशन सेम दिया हुआ है, हाइट भी सेम दी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू द सेम हाइट, ऐसा मेंशन किया हुआ है। ओके, रेडियस कैपिलरी तो वही की वही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। ओके, तो वी कैन से रो इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो जितना थीटा ज़्यादा होगा उतना ही डेंसिटी कम होगी। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज वी कैन से कॉस थीटा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एंगल के बढ़ने से कॉस थीटा हमेशा कम होता है। कॉस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। ओके, इसीलिए रो क्या हो जाएगा, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा उसका एंगल सबसे कम। ओके, बिकॉज रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अगर ρ1 बड़ा है तो एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल में θ1 जो है वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो θ1 सबसे कम, θ2 एंड θ3। ओके, सो आवर आंसर विल बी डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एन आइडल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप
ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 सेक्शंस विद डायमीटर। देखो यहाँ पे 2 अलग अलग डायमीटर दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है 3.75 सेंटीमीटर। यानी जब फ्लूइड पास हो रहा है, एट दैट टाइम द फ्लूइड इज पासिंग फ्रॉम सच अ पाइप इन विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, 2 अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे डायमीटर अलग है, यहाँ पे डायमीटर अलग है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ इन द 2 पाइप्स, ओके, यानी ये दोनों क्रॉस सेक्शन के पास जो वेलोसिटीज होगी उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो भाई फाइंड करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही ऐसा है जो वेलोसिटी और एरिया को रिलेट करता है। ठीक है, तो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V1A1 इज इक्वल टू V2A2, therefore V1 into 4 pi R1 square is equal to V2 into 4 pi R2 square। अब दोनों साइड 4 पाई हम लोग कट कर देंगे, 4 पाई विल गेट कट। ओके, हमको फाइंड करना है वेलोसिटीज का रेशियो, तो आई कैन राइट V1 बाई V2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। दोनों साइड अगर वैल्यूज में रख दूं, देखो डायमीटर दिया हुआ है और ये D2 दिया हुआ है। डायमीटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बिकॉज जो डायमीटर होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2R। तो V1 बाई V2 की वैल्यू हम लोग ये भी लिख सकते हैं D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर। अगर मैं D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर ले लेता हूँ तो D1 की वैल्यू कितनी, इट इज़ 2.5, D2 की वैल्यू कितनी, इट इज़ 3.75। तो आई कैन राइट 2.5 बाई 3.75 द होल स्क्वायर। अगर मैं इस दोनों का स्क्वायर कर दूं और उसका रूट फाइंड कर लूं तो आप लोग देख लेना भाई, शायद 9.4 जैसा कुछ आंसर आ रहा है। नो, इट कैन नॉट बी 9.4, बट अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी रूट ऑफ 2/3। ठीक है, इसके जैसा कुछ आंसर आना चाहिए, देख लेना कैलकुलेशन करके। दैट इज अवर आंसर। आगे देखते हैं। यस, दिस इज द क्वेश्चन स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स। यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है वो पहले समझ लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेज। ठीक है, चलो ये भी सही है। सी जैसे जैसे सी सरफेस टेंशन होता क्या है एक्चुअली, इमेजिन करो कि अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, आप लोगों ने कभी ऐसा किया होगा, दिस सपोज अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें अगर आप लोग पानी भरते जाओ बहुत सारा पानी भर दो तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद ये एकदम ऊपर से हो जाएगा। ठीक है, लाइक इतना सारा नहीं बनता, मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आए। तो ऐसा कुछ हो जाता है, ऊपर से सरफेस कॉन्वेक्स बन जाता है। ओके, और कॉन्वेक्स बनने के बाद अगर आप लोग ग्लास को ऐसे उठा के पानी पीने जाओ तो गिर सकता है पानी से। इन दैट केस क्या करना पड़ता है, टेबल पे या फ्लोर पे जहाँ पे ग्लास रखा हो वहाँ पे अप्रोच करके हमको पानी पीना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऊपर का जो सरफेस है इट इज़ ऑलवेज इन टेंशन। ठीक है, ऊपर का सरफेस टेंशन में है एंड दैट इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर इसी ग्लास को मैं गर्म करूँगा तो क्या होगा, इट विल अंडरगो एक्सपांशन। जैसे एक्सपांशन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होने की वजह से ही ये जो लिक्विड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और उसका जो रीज़न है वो भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ओके, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, देखते हैं भाई एक और क्वेश्चन। वाटर राइजेज टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज लेस देन h, देन। देखो पानी जो है, ठीक है, इफ इट इज लाइक दिस, अगर एक कैपिलरी कंटेनर बनाते पहले, एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर में हम लोग पानी भर देते और उसके अंदर एक लगा देते कैपिलरी। so there are two capillaries which are dipped inside। दो कैपिलरीज रख दी, एक कैपिलरी है। कैपिलरी एक्चुअली बहुत पतली होती है बट आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ तो कैलकुलेशन समझ में आएगी। कैलकुलेशन तो है नहीं, यहाँ पे लॉजिक है।
यस, इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस इज मेड लेस देन एच। ओके, देखो पहले यहाँ से अगर जैसे मैं इसके अंदर रख देता हूँ तो पानी बाहर आएगा, यानी पानी ऊपर जाएगा, यानी पानी ऐसे जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक पानी गया। अब अगर क्वेश्चन ये ऐसा है कि यहाँ से मैं अगर काट देता हूँ, ठीक है, इतना सा पोर्शन में काट दूंगा, तो क्या पानी ओवरफ्लो करके वापस नीचे जाएगा? यानी यहाँ पे इमेजिन करो मैंने काटने के बाद अगर ये सिचुएशन हो जाती है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो छोटा कर देता हूँ, काटने के बाद अगर ये सिचुएशन हो जाती है, तो काटने के बाद अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे से फ्लूइड ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा। अगर ओवरफ्लो करता है तो नीचे जाके वापस से इधर आएगा और ऐसा चलता रहेगा, बट दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप लोगों को परपेचुअल मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस, टेंशन मत लो, बट परपेचुअल मोशन में ऐसा है कि भाई कोई भी सिस्टम सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ऊपर से पानी नीचे आए, लाइक फाउंटेन जैसी चीज़ें, ऐसा कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, सो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर डज नॉट, अभी वाटर तो राइज होगा, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। वाटर राइज अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी एंड दैट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो कभी नहीं करेगा। इट राइजेस टू द टॉप ऑफ कैपिलरी स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, यस, ओवरफ्लो नहीं होगा और वही का वही रहेगा। ओके, वाटर राइजेस टू द टॉप अप टू पॉइंट लिटल बिलो द टॉप एंड स्टेज, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो अपना आंसर आएगा सी। ओके, देखते हैं। यस, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और जो थर्मल एक्सपांशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू